नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की प्रथम प्रश्न पत्र प्रथम पेपर के बारे में देखेंगे। इसमें जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है वो बायोडाइवर्सिटी के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे। तो ये बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्या कहलाती है, दो शब्दों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बायोडाइवर्सिटी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है। एक बायोस, बायोस माने लाइफ, और डाइवर्सिटी अर्थात फॉर्म। तो जो बायोस जो है मतलब जो जीवित प्राणी है, लाइफ है जिसके अंदर, वो उनके कितने फॉर्म हैं, कितने प्रकार के वो हैं, एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं जो पूरी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उन सबको मिलाकर हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी की परिभाषा जो हम दे सकते हैं इस प्रकार दे सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इज़ द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो पृथ्वी पर जो जीवित चीज़ें हैं, जीवित एनिमल्स हैं या प्लांट हैं, उनकी कितनी वैरायटी है और कितने टाइप्स हैं, वैरायटी है, और कितनी उनकी वेरिएबिलिटी है, मतलब कितनी ज़्यादा भिन्नता है एक दूसरे से। ये इसके बारे में हम जो जानते हैं उसे उसे क्या कहते हैं, अध्ययन जो करते हैं उसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। तो जीवित अर्थ पर जीवित चीज़ों के लिए, जीवित ऑर्गेनिज्म की वैरायटी, टाइप्स जिन्हें कह सकते हैं, और वेरिएबिलिटी और भिन्नताएं को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। दूसरी परिभाषा हम जो दे सकते हैं वो दे सकते हैं कि इट इज़ टिपिकली अ मेजर ऑफ वेरिएशंस एट द जेनेटिक स्पीसीज एंड इकोसिस्टम लेवल। तो इकोसिस्टम स्तर पर और स्पीसीज स्तर पर और जेनेटिक स्तर पर, इन तीनों स्तर पर वेरिएशंस, कितनी विभिन्नताएं हैं, उसको मीजर करने के लिए, वेरिएशंस को मीजर करने के लिए मीजर करना क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। तो उसको हम मीजर करें तो जो हमें प्राप्त होगा वो बायोडाइवर्सिटी प्राप्त होगी। किस उसको मीजर करना है, किन किन की विभिन्नताओं को, जेनेटिक विभिन्नताओं को, स्पीसीज विभिन्नताओं को, और इकोलॉजिकल लेवल पर विभिन्नताओं को अगर मीजर करें तो वो हमें क्या कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी प्राप्त होती है, बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। तो हम हिंदी में कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवों की वैरायटी तथा विभिन्नता को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अगर इंग्लिश में याद ना हो तो हिंदी में भी हम परिभाषा लिख सकते हैं, पृथ्वी पर जीवों की वैरायटी मतलब तथा विभिन्नता को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं क्या आता है कि IUCN के अनुसार, IUCN एक संस्था है, नीचे इसका नाम भी लिखा हुआ है IUCN का, कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें जो IUCN जो है ये संस्था, इनके अनुसार अभी तक 1.7 से 1.8 मिलियन अर्थात 17 लाख से 18 लाख जीवों का पता लगाया जा चुका है और उनका नामकरण किया जा चुका है। इसमें जो 17 लाख से 18 लाख जो जीवों का पता लगाकर उनका नामकरण किया गया है, इसमें 12 लाख तो लगभग कैसे हैं, एनिमल्स हैं, और बाकी 5 लाख प्लांट हैं। 12 लाख लगभग 12 लाख एनिमल्स हैं और 5 लाख प्लांट्स हैं। तो जो 12 लाख एनिमल्स, इनमें भी 10,25,000 स्पीसीज तो केवल इंसेक्ट्स के ही हैं। 10,25,000 स्पीसीज या जातियाँ जो हैं केवल इंसेक्ट्स की हैं, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं की हैं। बाकी जो बचता है वो केवल भी बाकी जीव हैं। इतना तो मतलब आर्थ्रोपोडा संघ के आप समझ सकते हैं कितने अधिक एनिमल्स हैं, कितने अधिक एनिमल्स आर्थ्रोपोडा संघ में मौजूद हैं, के अंतर्गत आते हैं। 10,25,000। तो अब हम कुछ ये शॉर्ट फॉर्म दे सकते हैं, शॉर्ट नेम दे सकते हैं, जैसे कि
ICVN किसे कहते हैं? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इसका मतलब जो होता है कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर जो संस्था है ये केवल बॉटनी से रिलेटेड अर्थात पेड़ पौधों से रिलेटेड नाम को ही देती है, पेड़ पौधों के ही नाम को देती है। एक इसका अलग नियम होता है, उस नियम के अनुसार ये पेड़ पौधों के नाम देती है जो एक क्या कहलाते हैं? बॉटनिकल नेम कहलाते हैं। ठीक है। ऐसे ही ICZN ये क्या होती है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये जो संस्था है ये जंतुओं को, एनिमल्स को नाम देती है और एक स्पेसिफिक नाम देती है, वैलिड नाम देती है जो पूरे वर्ल्ड में मानने का होता है। और इस नाम को हम कहते हैं जूलॉजिकल नेम। तो जो जूलॉजिकल नेम है वो देती है ICVN, ICZN देती है, और बॉटनिकल नेम जो देती है वो ICBN के देती है। ठीक है। तो इनके जो रूल्स होते हैं, इन रूल्स के आधार पर जंतुओं के नाम और पौधों के नाम रखे जाते हैं। ऐसे ही ICVCN तो ये इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। तो वायरस का क्लासिफिकेशन, विषाणुओं का क्लासिफिकेशन और उनका नोमेनक्लेचर, उनका नामकरण जो जिस संस्था द्वारा दिया जाता है उस संस्था का नाम है ICVCN। इसके बाद आता है ICNV। ICNV जो होती है वो इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो नाम दिया जाता है वो इस संस्था द्वारा दिया जाता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। इनके अलग रूल होते हैं, ये बैक्टीरिया का नाम देते हैं। तो इस प्रकार बॉटनिकल नेम देने के लिए बॉटनिकल ICBN होती है, जूलॉजिकल नेम देने के लिए ICZN होती है, और वायरस के नामकरण के लिए ICVCN होती है, और बैक्टीरिया के नाम देने के लिए ICNB होती है। ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नाम से तो इनके हम बारे में हमने समझ लिया। अब हम आते हैं नामकरण के नामकरण किसे कहते हैं? तो किसी ऑर्गेनिज्म की खोज के बाद, जब किसी ऑर्गेनिज्म को हम खोज लेते हैं तो उसका नाम नहीं पता होता है, नाम का नाम नया नया नाम दिया जाता है। तो नाम कैसे दिया जाता है वो देखिए। किसी ऑर्गेनिज्म की खोज के बाद वर्गीकी के सही स्थान वर्गीकी में सही स्थान निर्धारित करके, तो वर्गीकी किसे कहते हैं? टैक्सोनॉमी। तो वर्गीकी को इंग्लिश में कहते हैं टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में इसका सही स्थान पहले निर्धारित किया जाता है और इन ऑर्गेनिज्म को पहले खोजा जाता है, उसके लक्षणों के आधार पर उसे वर्गीकी में या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टैक्सोनॉमी में सही स्थान दिया जाता है। उसके बाद उसका एक नाम दिया जाता है, वैलिड नाम दिया जाता है, उस वैलिड नाम को हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। उसको हम क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर। तो इस प्रकार बच्चों ये ध्यान रखना कि नोमेनक्लेचर जो नाम दिया जाता है वो उत्तर दिया जाता है जब उसका पहले टैक्सोनॉमी में पहले सही स्थान रखा जाता है एनिमल का या प्लांट का। पहले तो हम उस प्लांट या एनिमल को खोजेंगे, खोजने के बाद फिर उसका हम वर्गीकरण में सही स्थान देंगे, सही स्थान देने के बाद ही उसका स्थान देने के बाद ही हम उसका नाम दे सकते हैं। नोमेनक्लेचर की आवश्यकता क्यों होती है भाई? ये भी ये विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संपूर्ण वर्ल्ड में, संपूर्ण संसार में अलग अलग देशों में एक ही एनिमल या प्लांट के अलग अलग नाम होने से असुविधा होती है। जैसे कि यहाँ पर पीपल को हम कुछ और कहते हैं, पीपल कहते हैं, दूसरे देश में कुछ और कहते होंगे। ऐसे ही यहाँ पर जो किसी जो पक्षियों के नाम कुछ अलग हैं, दूसरे देश में उन पक्षियों के नाम कुछ अलग होंगे। तो ऐसे ही इंडिया के अंदर भी अलग अलग प्रदेशों में भी अलग अलग नाम होते हैं, लोकल नेम्स होते हैं, जिस कारण क्या कि हम किसी एक पर्टिकुलर बारे एनिमल्स के बारे में या प्लांट्स के बारे में हम दूसरी जगह जाकर उसके बारे में पता नहीं लगा सकते, उसके बारे में नहीं जान सकते, क्योंकि वहाँ कुछ नाम और हो रहे होंगे। तो उसके नाम जब वो अपने लोकल एरिया के नाम बताएगा तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे, और जब हम अपने लोकल एरिया वाले नाम बताएंगे उसी प्लांट का या उसी एनिमल का तो वो नहीं समझ पाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा असुविधा होती है कि जब हम किसी अपने यहाँ के लोकल नाम को किसी दूसरी जगह जाकर ठीक है।
तो इस असुविधा को देखते हुए सर्वप्रथम कैरोलस लीनियस ने, जो कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले जैसे असुविधा को देखी, तो असुविधा को देखते हुए उन्होंने ऐसे नाम की आवश्यकता का अनुभव किया जो संपूर्ण विश्व में एक ही हो। कैसे नाम का आवश्यकता का अनुभव किया? जिसका नाम संपूर्ण विश्व में एक ही हो। मतलब अगर हम पीपल को यहाँ जो कहेंगे वही पूरे संपूर्ण में वही उस एक ही नाम रख दिया जाएगा, वही पूरे विश्व में रखा जाएगा, हर देश में हर जगह वही नाम लिया जाएगा। जिससे कि हम किसी भी वैज्ञानिक से बात करेंगे, किसी पढ़े लिखे इंसान से बात करेंगे तो उसे समझ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं और किसके बारे में बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे नाम की आवश्यकता का अनुभव किया जो संपूर्ण विश्व में एक ही हो। जिसको उन्होंने जीव वैज्ञानिक नाम दिया, बायोलॉजिकल नेम कहा, जिसे उन्होंने क्या कहा? बायोलॉजिकल नेम। अगर प्लांट का बायोलॉजिकल नेम क्या होगा? उसका वनस्पति वैज्ञानिक नाम। और ऐसी बायोलॉजिकल नेम जंतुओं का क्या होगा? जंतु वैज्ञानिक नाम। उदाहरण देखिए कि गौरैया ले लेते हैं, जैसे गौरैया, तो इसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या हुआ? पसर डोमेस्टिकस हुआ। तो पसर डोमेस्टिकस जो इसका नाम हो गया, जूलॉजिकल नेम हो गया इसका। लेकिन अलग अलग अगर लोकल नेम देखें तो उत्तर भारत में से हम क्या कहते हैं? स्पैरो कहते हैं, गौरैया कहते हैं। आंध्र प्रदेश में से पिचुका कहते हैं। इंग्लैंड में से हाउस स्पैरो कहते हैं। स्पेन में इसे पार्डल कहते हैं। हॉलैंड में इसे मुश्च कहते हैं। जापान में इसे सुजून कहते हैं। तो इस प्रकार सब जगह अलग अलग नाम है। अगर हम इसके बारे में बात करना चाहें तो जापान जाकर इसके बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि स्पैरो किसे कहते हैं, गौरैया किसे कहते हैं, वो तो सुजून को जानते हैं। इस प्रकार अलग अलग देशों में अलग अलग नाम होने की वजह से हम एक ही प्राणी के बारे में हर जगह जाकर पता नहीं लगा सकते, उसके बारे में जानकारी नहीं ले सकते। इसलिए जानकारी अगर हमें लेनी है तो सब जगह एक ही नाम होना चाहिए, गौरैया का या किसी एनिमल का, किसी प्लांट का। तो इसीलिए कैरोलस लीनियस को आवश्यकता हुई कि एक एनिमल का एक ही नाम होना चाहिए, उसे हम बायोलॉजिकल नेम कहेंगे। ठीक है, तो कैरोलस लीनियस ने 1758 में अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी को, किसमें? सिस्टेमा नेचुरी में 4378 एनिमल्स का बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर किया। 4378 एनिमल्स का बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर इसमें किया, सिस्टेमा नेचुरी में। ये याद रखना, ये सिस्टेमा नेचुरी में उन्होंने किया था 1758 ईस्वी में कैरोलस लीनियस ने। और पौधों का जो लैंगिक लक्षणों के आधार पर, पौधों के जो लैंगिक लक्षण होते हैं उनके आधार पर 24 वर्गों में उन्हें बांटा और उनका वर्णन किया, उनका नामकरण किया जेनरा प्लांटेरम में। ठीक है, पौधों को लैंगिक लक्षणों के आधार पर 24 वर्गों में बांटा गया और उनका वर्णन किया जेनेरा प्लांटेरम में। तो ये विशेष इम्पोर्टेंट बात थी जो हमने आपको आज बता दी। आज हम इसके आगे हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में देखते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसे कहते हैं? टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसके अंदर क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर की स्टडी की जाती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन की और नोमेनक्लेचर की स्टडी की जाती है वो बायोलॉजी की टैक्सोनॉमी में। नोमेनक्लेचर टैक्सोनॉमी का एक महत्वपूर्ण भाग है। नोमेनक्लेचर क्या है? टैक्सोनॉमी का एक महत्वपूर्ण भाग है। नोमेनक्लेचर जीवित प्राणी के नामकरण की एक विधि है। मतलब क्या है नोमेनक्लेचर? जीवित प्राणियों की नामकरण की विधि है नोमेनक्लेचर। मॉडर्न टैक्सोनॉमी में एनिमल और पौधों के, जीव जंतुओं के और पौधों के बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम का यूज होता है। तो कहाँ पे इसका यूज होता है? मॉडर्न टैक्सोनॉमी में। तो इसका सबसे अधिक यूज़ होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का यूज़ होता है एनिमल्स के नाम रखने में भी और प्लांट्स के नाम रखने में भी होता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की पद्धति जो है, सिस्टम जो है, में प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के दो नाम रखे जाते हैं और जिसको मिलाकर अगर बोलें, साथ साथ दोनों नामों को मिलाकर अगर बोलते हैं तो उसे एक वैलिड नाम बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल नेम कहलाता है। तो इसमें जो दो नाम होते हैं उन दोनों नामों में पहला जो नाम होता है वो उसको वंश कहते हैं, जेनेरिक नेम कहते हैं या जीनस कहते हैं।
तो या तो वंश कहेंगे हिंदी में, जेनेटिक नेम कहेंगे या जीनस कहेंगे। ये पहला नाम की बात हो गई। अब इसके बाद आता है दूसरा नाम। तो दूसरा नाम जो होता है वो उसे हम स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं या स्पीसीज कहते हैं। क्या कहते हैं दूसरे नाम को? स्पीसीज, स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज कहते हैं। पहले नाम को जीनस, दूसरे नाम को स्पीसीज, पहले नाम को जेनेटिक नेम, दूसरे नाम को स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर सिस्टम सबसे पहले कार्ल वान लिन कैरोलस लिनी जिसे हम कहते हैं ने अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में किया था। तो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के सिस्टम का जो बारे में बताया था, सबसे पहले किसमें बताया था? स्पीसीज प्लांटेरम में इन्होंने किया था। और उसकी इस पुस्तक की जो पब्लिकेशन है वो कब हुआ थी? 1 मई 1753 में इसकी पब्लिकेशन हुई थी। बायनोमियल नोमेनक्लेचर ICBN के द्वारा निर्धारित रूल पर आधारित है। ये रूल कैरोलस लिनियस द्वारा दिए गए थे। तो कैरोलस लिनियस ने जो रूल दिए उसके आधार पर ICBN ने वो रूल्स को अपनाया। ICBN के जो रूल्स हैं अर्थात कैरोलस लिनियस के जो रूल हैं उसके आधार पर बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया जाता है। और इस नाम में प्रत्येक प्राणी के, प्रत्येक जीव के, प्रत्येक जंतु के 2 नाम रखे जाते हैं, जिसमें शुरू का नाम जो होता है, पहला नाम जो होता है वो वंश कहलाता है, जीनस कहलाता है, जेनेटिक नेम कहलाता है। बाद वाला जो नाम होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट कहलाता है या स्पीसीज कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में हमने आज आपको समझा दिया। अब इसके बाद आता है इनके नियम, बायनोमियल नोमेनक्लेचर का नियम, जो हम नेक्स्ट वीडियो में इनके नियम के बारे में समझेंगे। आज हम यहीं पे इसे समाप्त करते हैं। नमस्कार। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आती हो तो इसे लाइक करें और अपने साथी के साथ शेयर करें। तो अब हम इसी के साथ इसे समाप्त करते हैं आज के सेशन को। नेक्स्ट सेशन में इसके रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे।